वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। कल के लेक्चर में हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। आज हम देखेंगे उसी का ही सबसे पहला टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जब भी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड उसका डिक्रीज होता है, और जब भी प्राइसेस डिक्रीज होती है उसका डिमांड बढ़ता है। बट सवाल ये उठता है कि कितना। मेरा कहने का मतलब है, अगर प्राइसेस बढ़ेगी या फिर प्राइसेस कम होगी तो उसका डिमांड पे कितना असर पड़ता है, यानी कि डिमांड कितने परसेंट से चेंज होता है या फिर कितने एक्सटेंट तक हमारा डिमांड चेंज होता है। तो ये सब हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइसेस की चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। हाँ, यानी कि प्राइसेस की चेंज होने की वजह से कितने परसेंट से हमारा डिमांड चेंज होता है, इसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ percentage of change in quantity demanded of a commodity to the percentage in its price। तो ये थी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ दोस्तों, मतलब अगर हम चेंज इन डिमांड को चेंज इन प्राइस से अगर डिवाइड करेंगे तो तब हमें मिल जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली हमारी डेफिनेशन है, आपको क्वेश्चन तभी यूज करनी है जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपकी डिमांड 10% से राइज हो रही है और प्राइस जो है वो 5% से घट रही है, तब हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये न्यूमरेटर पे है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये डिनोमिनेटर पे, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाती है 2। तो ये थी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2। अगला फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। मतलब क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, यानी कि जो कुछ भी डिमांड में चेंज होगा या फिर जो कुछ भी प्राइसेस में चेंज होगी तब हम उसे डिनोट करेंगे बाय डेल्टा साइन से। तो नीचे भी लिखा है मैंने डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से मेजर करेंगे, जो हमारी न्यू डिमांड है उसमें से हम ओल्ड डिमांड माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस। तो हमारी सेकेंड डेफिनेशन है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। दोस्तों, ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल प्राइस दी गई हो या और न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइसेस दी गई हो, और ओरिजिनल क्वांटिटी दी गई हो, क्वांटिटी डिमांड दी है और न्यू क्वांटिटी डिमांड दी। ये था हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मूले का एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्मूला पे कौन सा एग्जांपल आता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी ओरिजिनल प्राइस है ₹10 और मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है रुपीज, वो भी 10, यानी कि वो रुपीज में तो नहीं होगा, वो 10 यूनिट्स हो गए या फिर 10 क्वांटिटीज होगी, कुछ भी हो सकता है। मेरी न्यू प्राइस है, यानी कि मेरी जो न्यू प्राइस है वो है ₹8 और जो मेरा न्यू क्वांटिटी है वो है 14। अब हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस दिए, न्यू प्राइस दिए, ओरिजिनल क्वांटिटी दिए, न्यू क्वांटिटी दिए, तब हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला को यूज करना है। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पहला
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज कितना हुआ है हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांडेड में, 14 में से अगर 10 निकालेंगे तो 4, और चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 2। दूसरी तरफ हम देखें, हमारी ओरिजिनल प्राइस है ₹10 और ओरिजिनल क्वांटिटी है ₹10, तब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मिलती है 2, ये भी। तो इस तरीके से हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, जिसके दो फॉर्मूलाज है। जब भी हमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया जाता है तब हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब भी हमें ओरिजिनल प्राइसेस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू प्राइसेस एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड दी जाती है तब हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग टाइप। सबसे पहला टाइप है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है E इज इक्वल टू 1। अब मैंने E इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किससे कहते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब दोस्तों, जब कभी भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल रहेगी उसके प्राइस से, चेंज इन प्राइस से, तब हम कहते हैं उसे यूनिटरी इलास्टिक। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10% फॉल इन अ प्राइस लीड्स टू 10% राइज इन अ डिमांड। मतलब 10% से अगर आपकी प्राइस कम हो रही है तो 10% से आपकी डिमांड बढ़ रही है। मतलब जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है, तब हम उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तब फॉर्मूला में अगर हम इसको डालेंगे तो हमें मिल जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दोनों की चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइसेस दोनों भी सेम है, तो हमें मिल जाता है ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसलिए मैंने यहाँ पे ई इज इक्वल टू 1 लिखा है। जब कभी भी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहेगा तो ऑब्वियसली हर वक्त ई इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि जितना चेंजेस हमारे डिमांड में होता है उतना ही चेंजेस हमारे प्राइसेस में होता है। अगर हम इसी एग्जांपल को अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है। मैंने 10% से मेरी प्राइसेस कम कर दी तो मेरी 10% से डिमांड बढ़ गई। तो जो कुछ भी मेरा डिमांड कर्व बनता है तो मेरा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि इस एरिया में हमेशा डिमांड एंड प्राइस दोनों इक्वली रहेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड यूनिफॉर्मली, दिस डिमांड कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यूनिटरी इलास्टिक में डिमांड कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दोस्तों हमें यूनिटरी इलास्टिक में दो चीजें याद रखनी है। वो है सबसे पहला कि E इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी हमेशा 1 रहती है, और दूसरी चीज की डिमांड का उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये थी हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हम बढ़ेंगे आगे, दूसरा हमारा टाइप जो कि है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे मैंने लिखा है E इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली जैसे हमने यूनिटरी इलास्टिक में देखा था E इज इक्वल टू 1, वहां पे चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस थी। अब यहाँ पे क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हम उसे कहते हैं जब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। मतलब कि जो कुछ भी डिमांड में चेंज हो रहे वो प्राइस से ज्यादा होंगे तो हम उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in a price, then the demand is said to be a relatively elastic demand. फॉर एग्जाम्पल अगर 5% से हमारी प्राइसेस कम हो रही है तो 10% से हमारा डिमांड बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी आती है हमारी 2, मतलब which is greater than 1। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है E is greater than 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमेशा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 ही रहती है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है देन दी डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में हम डिमांड लिखते हैं। तो डिमांड हमेशा हमारी रिलेटिवली इलास्टिक में हमेशा ज्यादा होती है मोर देन दी प्राइस। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे
मान लीजिए ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है और ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है। अगर 5% से हम प्राइसेस कम कर देते हैं तो 10% से यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, विच इज P1 एंड Q1। तो हमें किस तरीके का डिमांड कर्व मिल रहा है, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। करेक्ट है, ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो पक्का है कि हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, वो भी लेफ्ट से राइट। बट ये जो डिमांड कर्व है आपको किस तरीके से दिख रहा है, वो आपको थोड़ा सा वर्टिकली दिख रहा है या हॉरिजेंटली, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि वो हॉरिजेंटली मतलब पूरा हॉरिजेंटल नहीं है बट तो थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं फ्लैटर स्लोप। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा फ्लैटर होता है, यानी कि फ्लैटर स्लोप होता है। फॉर एग्जांपल अब हमें देखेंगे कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कौन से चीजों में दिखाई देता है। हमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दिखता है लग्जरियस गुड्स में, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, एलईडी एक्सेट्रा। हाँ ऑब्वियसली जब कभी भी मार्केट में लग्जरियस गुड यानी कि जो थोड़े से हमें हमारी लग्जरी गुड्स है, यानी कि एयर कंडीशनर्स या फिर टीवी वगैरह, उनके अगर प्राइसेस थोड़े भी कम हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हम थोड़ी सी ज्यादा डिमांड बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्यों, अगर उसके प्राइसेस, एक तो हम वो चीज बार बार नहीं ले रहे, कभी कभार लेते हैं और एक बार लेते हैं, और जब कभी वो चीज सस्ती हो जाती है तब लोग क्या करते हैं, उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं। इसलिए कभी भी लग्जरियस गुड्स में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है कि जितने परसेंट से उसकी प्राइसेस कम की जाती है उससे ज्यादा परसेंट से उसकी डिमांड बढ़ती है। तो अब हमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में याद रखना है कि उस कभी भी E इज ग्रेटर देन 1 होता है, उसका स्लोप जो होता है वो फ्लैटर स्लोप होता है, और उसमें लग्जरियस गुड्स में हमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा कंसेप्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि हमने अभी भी देखा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में दोनों इक्वल चेंज होते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड ग्रेटर, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। उसी तरीके से रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है E इज लेस देन 1। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। मतलब जब कभी भी प्राइसेस चेंज हो जाती है तो जितने परसेंट से हमारी प्राइस चेंज होती है कभी भी उससे कम परसेंट से हमारी डिमांड चेंज होती है तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% से हमारी प्राइसेस फॉल हो रही है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसे ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे ये हमारी प्राइस ओरिजिनल, ये हमारी क्वांटिटी ओरिजिनल, यहाँ पे 10% से फॉल हो रहा है और हमारी सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड 5% से बढ़ रही है। तो डिमांड कर्व जो हमें दिख रहा है वो कैसा है, वो स्टीपर है, यानी कि पूरा वर्टिकल नहीं है बट थोड़ा सा सीधा है, इसलिए हम उसे स्टीपर स्लोप कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में किस तरीके का स्लोप था, फ्लैटर स्लोप था, और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में हमें हमें स्टीपर स्लोप दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल 5% से हमारी डिमांड बढ़ रही है और 10% से हमारी प्राइस घट रही है, यानी कि 0.5 ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो ये क्या है, तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में हमेशा लेस देन 1 रहती है इलास्टिसिटी। जैसे कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में वो ग्रेटर देन 1 रहती है, तो वैसे ही इन इलास्टिक डिमांड में वो हमेशा लेस देन 1 रहती है, और इसका स्लोप जो होता है वो स्टीपर स्लोप होता है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कौन सी चीजों में दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है नेसेसरी गुड्स में, लाइक वीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा। क्यों नेसेसरी गुड्स में दिखाई देता है, क्योंकि हम उसके अगर प्राइसेस कितने भी कम अगर हो जाती है उसकी प्राइसेस, तब हम उसको ज्यादा डिमांड नहीं करते। क्यों नहीं करते, सोचिए जरा इसके बारे में। जैसे कि लग्जरियस गुड्स के अगर प्राइसेस कम हो जाती है तो हम उसके बहुत ज्यादा उसकी डिमांड हम बढ़ा रहे थे, जितने की प्राइसेस कम हो रहे थे उससे भी ज्यादा। बट नेसेसरी गुड्स में उस तरीके का रिलेशन हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स है जो कि हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो और उसका डिमांड भी एक प्रोपोर्शनेट, उसका जो हम लेते हैं वो सेम ही रहता है। मतलब प्राइसेस कम करने की वजह से हम क्या खाना ज्यादा खाते हैं, क्या नहीं खाते, तो जितना खाते हैं मतलब जितना हमारे लिए नेसेसरी हम उतने ही खरीदते हैं। इसलिए जितने भी उसकी अगर प्राइसेस कम भी हो जाए तो उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत, बट जितने परसेंट से प्राइसेस कम हो उससे ज्यादा नहीं होती। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हमें दिखाई देता है नेसेसरी गुड्स में। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली कंसेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे मैंने लिखा है E इज इंफिनिटी।
When slight change in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of a commodity is called as perfectly elastic demand। मतलब थोड़ी सी भी अगर प्राइस चेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइटली चेंज हो जाता है डिमांड में। दोस्तों ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये हमें हमारे रियल लाइफ में इसको हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि कभी ऐसी कोई गुड्स नहीं है या फिर ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जो जिसकी अगर थोड़ी सी भी प्राइसेस चेंज हो जाती है तो हम उसके लिए डिमांड फुल्ली और इनफाइनाइटली चेंज कर दें। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है क्योंकि डिमांड जो है इनफाइनाइटली चेंज हो रही है। तो इसका डिमांड का किस तरीके से रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है, हाँ यहाँ पे प्राइस थोड़ी बहुत चेंज हो रही है पर डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है बोल के यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो होता है वो हॉरिजेंटली स्लोप होता है। अब अगला और सबसे लास्ट टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब कि जितने भी प्राइसेस चेंज हो जाए, प्राइस कितने भी परसेंट से बढ़ने दो, प्राइस कितने भी परसेंट से घटने दो, हमारी डिमांड में चेंज नहीं होता। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं हो रहा डिमांड में। तो when change in a price has no effects on the quantity demanded of that commodity, then it call as perfectly inelastic demand। तब हम उसे कहते हैं perfectly inelastic demand। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% से चेंजेस हो रहे प्राइस में, डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल, मतलब डिमांड में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आती है, 0 आती है। तब हम इसे कहते हैं E इज इक्वल टू 0 क्योंकि डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अगर हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही है, यहाँ पे प्राइसेस कम हो रही है बट डिमांड में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल स्लोप है पैरेलल टू द y एक्सिस। तो इट हैज आल्सो, हाँ तो ये भी एक्सट्रीम केस में होता है, मतलब ये भी एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट है बट बहुत मान लीजिए किसी में दिखाई नहीं देती। बट एक एग्जांपल होता है, जैसे कि हम सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे या फिर मेडिसिन का एग्जांपल लेंगे, उसकी प्राइसेस कितने भी बढ़ने दो, क्या उसका हम डिमांड चेंज करते हैं, सोच के देखिए नहीं चेंज करते हैं। अरे भाई सॉल्ट पहले 25 रुपए को मिल रही थी अब 5 रुपए मिल रही है बोल के हम घर पे ला के रखा भर 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 के 25 किलो 30 किलो ला के रखते हैं, क्या नहीं रखते ऑब्वियसली, क्योंकि सॉल्ट की उतनी जरूरत नहीं है, हमें सॉल्ट बहुत कम यूज होता है, तो जितना हमें लगता है उतने हम लेते हैं, तो उसकी डिमांड चेंज नहीं होती। और या फिर मान लीजिए अगर मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ गई या कम हो गई तो उसकी डिमांड चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। एक गोली खाने अगर प्राइसेस कम हुई बोल के हम एक की जगह पे 2 या 3 गोली खा सकते हैं, नहीं खा सकते, हमें तो एक ही गोली खाना है, मतलब क्या उस पर कुछ असर नहीं पड़ता प्राइस की चेंज होने की वजह से। तो इट इज एन ऑल्सो एन एक्सट्रीम केस विच इज रेयरली एग्जिस्ट। Salt and life-saving medicines are few examples of perfectly inelastic demand। एक दो एग्जाम्पल्स है जो कि हमें रियल लाइफ में दिखाई देती है। तो डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इसे सम अप करेंगे एक चार्ट में से। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें चेंजेस इन मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें ओरिजिनल प्राइसेस दिए हो, ओरिजिनल क्वांटिटी दी हो और चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने सबसे पहले देखी थी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये सबसे पहला टाइप था जिसमें E इज इक्वल टू 1 क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस था। यहाँ पे हमें जो डिमांड को दिखाई दिया वो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। दूसरा हमने टाइप देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, यहाँ पे E इज ग्रेटर देन 1 था क्योंकि चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, जैसे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हमें जो स्लोप दिखाई दिया था वो फ्लैटर स्लोप था। और ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें दिखाई देता है लग्जरियस गुड्स में। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में हमें इज लेस देन 1 था क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो चेंज हो रहा है वो लेस था जितना परसेंट से चेंज प्राइस में हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हमें स्टीपर स्लोप दिखाई दिया था जो कि नेसेसरी गुड्स में हमें ऑब्वियसली दिखाई देता है।
चौथा टाइप था हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इज इन्फिनिटी रहती है, क्योंकि स्लाइटली चेंज अगर प्राइसेस में हो रहे हैं तो उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है। तो स्लाइट चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंज इन द डिमांड, तो इज इन्फिनिटी। ये यहाँ पे हमारा जो स्लोप था वो हॉरिजेंटली स्लोप था, और ये एक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि रियल लाइफ में हमें दिखाई नहीं देती। लास्ट टाइप हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का, वो होता है E इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर कितने भी परसेंट से प्राइसेस हमारी चेंज हो, प्राइस बढ़ने दे, प्राइस कम होने दे, उसका डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ता। एनी चेंज इन अ प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज इन अ डिमांड। इसमें वर्टिकल स्लोप है विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ये दो, जैसे कि रियल लाइफ में हमें ये भी एक्सट्रीम केस है, बस रियल लाइफ में फिलहाल तो हमें दो चीजों में दिखाई देती है, एक सॉल्ट एंड दूसरा होता है मेडिसिन। तो ये थी हमारी आज की कंसेप्ट, types of price elasticity of demand and what is meant by price elasticity of demand। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।